Assalamu alaikum students, mathematics 4024, grade 9 student. This is the solution video of reinforcement worksheet number 3. प्रीवियस वीडियोस में हमने reinforcement worksheet 1 और 2 के solutions को डिस्कस किया था और इस वीडियो में इंशाल्लाह वर्कशीट नंबर 3 को देख लेते हैं। वर्कशीट नंबर 3 वाज ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर्स में जो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आता है उसके क्वेश्चन थे इस वर्कशीट में। देन वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन था उसमें। तो लेट्स जस्ट लुक एट द सॉल्यूशंस। सॉल्व हुए हैं, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ जल्दी से, ताकि तुम लोग जो है वो अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो, अपने आंसर्स भी मैच कर लो एंड थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। ठीक है, तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। मतलब पावर की फॉर्म में आपको आंसर देना है, आपको उनको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करके एक आंसर नहीं देना, आपको उनको पावर्स की फॉर्म में जो है वो डिफरेंट बेसिस को लिखना है, जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 72। 72 को प्राइम फैक्टर्स मतलब 72 के प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है इसको। तो उसका तरीका एलसीएम वाला ही होता है। एलसीएम का तरीका होता है, यहाँ से 72 लिखा हुआ है और फिर सिंस ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। तो 2, 3, 5, 7 और 11 इस तरह जो प्राइम नंबर्स हैं हम इनसे स्टार्ट करेंगे। तो सिंस दिस इज एन इवन नंबर, 72 इवन नंबर है, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 को 36 लिखा। ठीक है, तो 2 को जब 36 से मल्टीप्लाई करते हैं 72, और फिर अगेन इवन नंबर है, 2 से किया, 2 18 सा अगेन इवन नंबर है, 2 को 9 से किया और फिर 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो मैंने फिर 3 से किया, 3 3 था 9 और 3 1 था 3। तो अब इसको जो है वो मुझे इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर सिंस ये 2 3 टाइम्स है तो मैंने 2 का क्यूब लिख दिया और मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया। बस अब इसको आगे जो है वो मुझे सॉल्व नहीं करना, तो मेरे पास जो है वो ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास था 630। अगेन 630 मैंने लिखा और 630 को जो है वो मैंने स्टार्ट किया, इवन नंबर था तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। 2 को जब डिवाइड किया तो 315 आया। 630 डिवाइड बाई 2 315 आया। अब ये 315 है, ये इवन नंबर नहीं है तो 2 में नहीं आएगा। 3 पे जाता हूँ, 3 से देखा तो ये 3 से हो रहा है 105। अगेन इवन नंबर नहीं है तो 3 से जो है वो 2 से नहीं होगा। 3 से मैंने चेक किया तो 3 से डिवाइड हो रहा था तो ये 3 3 का 9 हो गया, 3 5 का 15, 35 आ गया। अब 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब है नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 पे आ गया। तो 5 से किया, 5 7 था और फिर 7 1 था किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। और चूंकि 3 जो है वो 2 टाइम्स है तो इसलिए 3 स्क्वायर हो गया। 2 वन टाइम है, 5 वन टाइम है, 7। तो दिस इज द आंसर। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए सारे, और ये सारे जो है वो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में मतलब पावर की फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मुझे एलसीएम का मेथड ही यूज करना है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 मुझे फाइंड आउट करना है। सिंस ये पेपर 1 में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो मुझे पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, और फिर मुझे क्यूब रूट ऑफ 1728 फाइंड आउट करना है। तो मेथड बिल्कुल वैसे ही है, उसने प्राइम फैक्टराइजेशन बोला, इसका मतलब एलसीएम वाला मेथड होगा। 1764 मैंने लिखा, इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट किया। 2 को जब मैंने 1764 को जब 2 से डिवाइड किया तो 882 आया। फिर 882 अगेन इवन नंबर है तो फिर 441 आया। 441 इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करता हूँ, 3 से चेक किया तो 147 आया। और 147 फिर जो है वो इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा। 3 से जब चेक किया तो 49 आया, और 49 है मुझे पता है 3 में नहीं आता। अगेन 3 के आगे प्राइम नंबर 5 है, 5 में भी 49 नहीं आता, 7 में आता है तो 7 7 का और 7 1 हो गया। तो मैंने जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इसके जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। सिंस स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ था, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि मैं यहाँ क्या करूंगा, पेयरिंग करूंगा। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 2 होती है, तो 2 2 के पेयर्स बना के जो है वो मैं बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ आप जो है वो एक स्टेप इस तरह भी कर सकते हो कि आपने यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा हुआ था तो आपने यहाँ स्क्वायर रूट यूज़ किया। और स्क्वायर रूट में फिर ये होता है कि जब 2 का पेयर बन जाता है तो वो फिर 2 जो है वो बन के एक बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ हुआ हुआ है। तो एक 2 टाइम्स जो है, ये 2 टाइम्स 2 है तो आपने 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया और फिर मल्टीप्लाई का साइन आपने यूज़ किया। और अब ये 3 2 टाइम्स है तो 3 का भी पेयर बन गया तो 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा। और ये 7 का भी पेयर बन गया तो 7 भी जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। अब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 का 6 होता है और 6 7 का 42 होता है। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो 42 है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 जो है वो 42 आता है। मतलब 42 को जब मैं 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1764। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 1728 क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट का भी तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन स्क्वायर रूट में मैं 2 2 के पेयर्स बनाता था। क्यूब रूट में अब मैं 3 3 के पेयर्स बनाऊंगा क्योंकि ये क्यूब रूट है।
तो मैंने वही प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट किया। 1784 को इवन नंबर था, सॉरी 1728 इज द नंबर। 1728 को मैंने जो है वो स्टार्ट किया, इवन नंबर था तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। 2 से जब किया तो 864 आया, अगेन इवन नंबर था, 2 से किया तो ये 432 आ गया, और अगेन इवन नंबर था, ये 216 आ गया, अगेन इवन नंबर है 108 आ गया, अगेन इवन नंबर है 54, इवन नंबर 27। अब ये 27 इवन नंबर नहीं है तो मैंने 3 से किया, 3 9 था, 3 3 था और 3 1 था, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 6 टाइम्स आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर 3 जो है वो 3 टाइम्स आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। चूंकि ये क्यूब रूट था तो अब यहाँ तीन तीन के पेयर्स बनेंगे, ये 2 के 3 पेयर्स बन गया तो 2 एक बार बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी 3 का पेयर बन चुका है 2 का, तो ये एक बार बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी 3 का पेयर बन चुका है तो ये भी वन टाइम बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है, मतलब 12 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1728। ये मतलब होता है क्यूब रूट का मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन था, मतलब एलसीएम वाला मेथड था, तो मैंने उसी तरह कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब होता है कि मेरे पास दो पार्ट्स हैं, और फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है 77, 91 और 143 है। एचसीएफ में ये होता है कि मुझे ऐसा नंबर जो है वो सेलेक्ट करना होता है जिससे ये सारे नंबर डिविजिबल हो। तो मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे जो है वो 77, 91 और 143 जो है वो डिविजिबल होंगे, तो इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ जो है वो 1 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। मैंने ट्राई करने की कोशिश की, मैंने चेक किया, 77 जो है वो 11 के टेबल में आता है, लेकिन 91 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता, 143 11 के टेबल में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं 3 के टेबल की बात करता हूँ तो 77 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आएगा, 91 जो है वो भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, 143 जो है वो भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि 3 तो नहीं हो सकता, इवन नंबर नहीं है तो 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। 7 की बात करूँ तो 7 11 था, और 7 के टेबल में 91 भी आएगा, लेकिन 7 के टेबल में जो है वो 143 नहीं आता, तो इसीलिए मैंने जो है वो डिसाइड किया कि इसका एचसीएफ जो है 1 आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल हो सके। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें 15, 60 और 75 है, तो ये तो मुझे दिख रहा है कि ये 15, 60, 75 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, तो मैंने 15, 60, 75 लिखा, स्टार्ट किया। इवन नंबर जो है वो सिर्फ एक ही है, तो इसमें ये देखना होता है कि तीनों नंबर्स एक टेबल में आए, तो 2 के टेबल में तीनों नहीं आते। 3 के टेबल में जो है वो मेरे पास 15 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और जो है वो 60 भी आ जाएगा 20 का, और जो है मेरे पास 75 भी आ जाएगा। तो मैं 3 से भी स्टार्ट कर सकता था, यहाँ उसने जो है वो 5 से स्टार्ट कर लिया, तो 5 3 ज़ा 15, और 5 12 ज़ा 60, और 5 15 ज़ा 75 है। और अब फिर मुझे 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स 5 इज 15। अब मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 4 5 को डिवाइड कर सके, तो इसका मतलब है मैं यहाँ रुक जाऊंगा, और मैं सिर्फ ये देखूंगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका एचसीएफ आ गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आ रहा है वो 15 आ रहा है, मतलब ये तीनों नंबर्स जो है वो 15 के टेबल में आ रहे हैं। 15 से कोई बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स एक साथ आते हैं, तो ये एचसीएफ का मतलब हो गया। तो एचसीएफ निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका वही प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। एलसीएम में ये होता है कि मैं आखिर तक जाता हूँ, जैसे ये एलसीएम है तो मैं देखो 1 1 1 पे आके रुका हूँ, लेकिन एचसीएफ में बस मुझे ये देखना होता है कि जहाँ वो तीन नंबर्स सेम टेबल में नहीं आ रहे वहाँ मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 12, 18 और 81 का, तो मैंने 12, 18 और 81 लिखे, और मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 से 6 किया, 9 किया, 81 किया, फिर मैंने 2 पे आया दोबारा क्योंकि ये 6 था, तो 2 3 ज़ा 6, 9 और 81 नहीं आते, फिर मैंने 3 से स्टार्ट किया। इस तरह मैं चलता गया जब तक मेरे पास 1 1 1 नहीं आ गए, तब तक जो है मैं नहीं रुकूंगा। अब मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा और मेरे पास जो है मेरा रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने ये सारे नंबर्स इस तरह लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 टाइम्स है, तो मैंने जो है फिर उसको इंडेक्स नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, और मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 की पावर 8 जो है वो मेरे पास 81 हो जाएगा, तो 81 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 324 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम जो है वो 324 आ गया। ठीक है। इसी तरह मेरे पास सेकंड पार्ट में 63, 80 और 102 है, तो इसी तरह मैंने यहाँ इसकी वर्किंग की हुई है, 63, 80 और 100 जो है वो 2 है, थोड़ी सी वर्किंग क्लियर नहीं है, लेकिन आपको एलसीएम आता है, आप इसको 2 से स्टार्ट करो, पूरा जाओ जब तक आपके पास 1 1 1 नहीं आ जाता, और उसके बाद जब आप चेक करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर एक आ रहा होगा, तो आप उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात करें, द टेम्परेचर ऑफ अ विलेज ऑफ अ पर्टिकुलर नाइट
is -11 डिग्री सेंटीग्रेड। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टेम्परेचर राइजेस बाय 7 डिग्री। फाइंड द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग। तो अब देखो टेम्परेचर की क्या खसूसियत होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे नेगेटिव में जाता रहता है हमारे पास ठंड बढ़ती रहती है। मतलब अगर -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, तो अगर आप इस तरह आगे जाते रहोगे नेगेटिव नंबर में तो आपका टेम्परेचर कम होता रहेगा, ठंड बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे आप 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30 इस तरह बढ़ते रहोगे आगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और आपको गर्मी लगेगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर जो है वो गर्मी होती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर सर्दी होती है। तो ये कह रहा है कि नाइट को टेम्परेचर था -11 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसी मॉर्निंग आई होगी तो डेफिनेटली जो है वो टेम्परेचर जो है वो, सूरज निकला होगा तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ी होगी। तो ये आपसे कह रहा है कि राइजेस बाय 7 डिग्री। राइजेस का मतलब है कि बड़ा होगा, बढ़ने का मतलब प्लस होगा। तो आप -11 में +7 कर दो तो मॉर्निंग का टेम्परेचर आपका आ जाएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरह याद रखना कि अगर डिक्रीज होता तो मैं माइनस कर देता, राइज बोला तो इसने मैंने ऐड कर दिया। तो -11 + 7 = -4। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, सिंपल। और आपके पास जो है वो एक्स क्यूब है, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, -3y³ + 5y² -3y³ + x²। तो आपको पता है ऐड सिर्फ लाइक टर्म्स होती हैं। एक्स क्यूब जो है वो सिर्फ एक ही बार है तो एक्स क्यूब मैंने एज इट इज लिख दिया। ये -y² है और ये +5y² है, तो ये जो है -4y² हो जाएगा, +4y² हो जाएगा, क्योंकि साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर। इसके अलावा जो है मेरे पास y² और ये x² की और कोई टर्म नहीं है, x² और x² है, तो x² और x² 2x² हो जाएंगे। और -3y³ और -3y³ जो है वो -6y³ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया और इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता। इसके बाद अलजेब्रा के और क्वेश्चन थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 अलजेब्रा का था जिसमें मुझे सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई में मेरे पास जो है वो x² -5 था और फिर -3x था और ब्रैकेट था, तो यहाँ एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। 3x को जो है पहले मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -6x², और फिर 3x को जब 1 से करूंगा तो ये आ जाएगा +3x, और ये x² -5 है। तो अब देखते हैं लाइक टर्म्स कौन सी है, x² और -6x² है। तो x² -6x² -5x² हो जाएगा, और ये जो 3x का है ये +3x आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। इसको मैं और कुछ फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि एक्सप्रेशन है और उसने मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई बोला था, मैंने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है एक ब्रैकेट को आप स्प्लिट करते हो। एक्स पहले आ गया, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा x-7, और फिर जो दूसरा पार्ट है +6 का वो आएगा, ब्रैकेट अगेन कॉपी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे एक्स को एक्स से करोगे x², एक्स को -7 से करोगे -7x, +6 को x से करेंगे तो +6x हो जाएगा, +6 को -7 से करेंगे -42, और x² अकेला है तो x² इधर आ गया, -7x + 6x जो है -x हो जाएगा, -42। ये भी यहाँ छोड़ देंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। अगले पार्ट में मुझसे कह रहा है एक्सपेंड करो, मतलब ब्रैकेट्स हटाओ, और ये y-4 और होल स्क्वायर है, मतलब ये आइडेंटिटी है, आगे कह भी रहा है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि ये a-b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म यहाँ y है तो y² आ जाएगा, चूंकि माइनस का साइन है तो मिडिल टर्म माइनस की होगी। फिर कहते हैं ट्वाइस द प्रोडक्ट। ट्वाइस द प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, और इसका ट्वाइस कर दो। ट्वाइस का मतलब है 4y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8y हो जाएगा, और फिर जो है वो पॉजिटिव साइन आता है और फिर स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो इसका आंसर आ गया y² -8y + 16। चूंकि उसने मुझे बोला था अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करो तो मैं यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही यूज करूंगा, वरना मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने इस तरह दो ब्रैकेट्स को लेकर मल्टीप्लाई करके आंसर दिया तो फिर आपको ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं की। हाँ बेशक आप अपने चेक करने के लिए आंसर जो है वो लाजमी या रफ वर्किंग करके चेक कर सकते हो कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो है वो थोड़ा सा अलजेब्रा भी हो गया। इसके बाद जो है और अलजेब्रा के क्वेश्चन है, वो मुझसे कह रहा है सॉल्व करो 3p-2 = 10p + 5। तो यहाँ सॉल्व करना है, मतलब p की वैल्यू निकालनी है, तो लाइक टर्म्स को एक साइड पे जमा करते हैं, नंबर्स को एक साइड पे जमा कर दिया, p वाली टर्म सारी एक जगह पे आ गई। तो ये 10p बड़ा है, ये 3p यहाँ पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो 10p -3p। -2 यहाँ पहले से था और ये +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, -2 -5 -7 हो गया। और 10p में से जब मैं 3p माइनस करूंगा तो ये 7p हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। फिर कह रहा है फैक्टराइज करो x² -5x + 6। अब ये फैक्टराइज कह रहा है मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो ये सॉल्व तो नहीं होगी, सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है यहाँ 6 है तो ये 6 आ गया, और मिडिल टर्म जो है वो उसके साइन के साथ -5x हो गई। अब 6 के फैक्टर्स बनाए तो 1 और 6 हो गए, जब मैं 1 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 6 आएगा।
और मैंने जो है वो पिक करना है कि अब कौन सा 5 है, तो 6 और 1 को ऐड करेंगे तो भी मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आ सकता है, 2 और 3 को करूंगा तो 5 आ सकता है। तो यहाँ मुझे साइन जो है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो मैं दोनों फैक्टर्स पिक कर सकता हूँ। तो साइन मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाले को कंसिडर करता हूँ 1 और 6 को। ठीक है, चूंकि मिडिल टर्म का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मुझे -6x लेना पड़ेगा। अब जो है वो -6x जो है वो मैंने ले लिया है। अब नेक्स्ट वाले को जो है वो मुझे चूंकि 5x चाहिए, तो मुझे +1x लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह साइन डिसाइड किया। लेकिन अब ये होता है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -6 और x को और +1x को, तो मेरे पास +6 नहीं आएगा, मेरे पास -6 आएगा। इसका मतलब है कि ये वाले पेयर्स मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 2x और 3x। अगर मैं 2 और 3x को, तो चूंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है तो मुझे यहाँ नेगेटिव देना पड़ेगा, और चूंकि मुझे -5 चाहिए तो मुझे यहाँ भी नेगेटिव देना पड़ेगा। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली 6 आ जाएगा, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -3 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाले फैक्टर सही हैं बिल्कुल। अगर आपने 6 और 1 पिक किया तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे देखो यहाँ इसने पिक किया, लेकिन उसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे। ये एक ब्रैकेट आ रहा था x-6, एक ब्रैकेट आ रहा था x+6। इसका मतलब है कि आपने गलत फैक्टर्स पिक किए हैं। आप जो सही फैक्टर्स पिक करोगे वो -2x और -3x है, जो आपको थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद पता चलेगा। समटाइम्स आप जो है वो गलत फैक्टर्स पिक करते हो तो इस तरह दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपने गलत फैक्टर्स पिक किए हैं। फिर आप वापस जाओगे और दूसरे फैक्टर्स चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो सही फैक्टर्स थे वो -2x और -3x थे। तो -2x और -3x को जब मैंने लिया तो मेरे पास जो आंसर आ गए वो आ गया x-3 और x-2। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही नहीं है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस आपके पास यही आंसर आ जाएगा। जो इस बात का प्रूव होगा कि आपने बिल्कुल सही फैक्टराइज किया है। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझसे कह रहा है कि x की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू फाइंड आउट करो। इक्वेशन आपको दी हुई है x² + 3x + c = 0। तो x² की जगह पे मुझे x की जगह पे 4 है, तो x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। पॉजिटिव साइन एज इट इज आ गया, और x की वैल्यू 4 रखी तो 3 4 12 हो गया, प्लस c = 0। और 12 और 16 को ऐड करूंगा तो 28 आएगा। और चूंकि मुझे c की वैल्यू चाहिए तो मैं 28 को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पर, तो c की वैल्यू मेरे पास -28 आ जाएगी। नेक्स्ट में वो कह रहा था सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में मेरे पास दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस थे। एक था 2y - 1/3 -y + 3/6। तो मैंने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर लिया। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 को 6 बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। जब 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2y विल बी 4y, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -2। अब ये चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आपको जो है वो यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस की वजह से इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के बाहर होता है तो आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आपने नहीं ख्याल किया इस माइनस का तो आपका आंसर गलत आएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय वाई विल बी -y, और माइनस मल्टीप्लाई बाय +3 विल बी -3। ये -3 हो जाएगा, और ये -3 कर देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद ये 4y में से जब मैं y को माइनस करूंगा तो ये 3y हो जाएगा, और ये -2 में से जब -3 करूंगा तो ये -5 हो जाएगा। तो इसने भी देखो यही वाली गलती कर दी है, ये साइन की वजह से जो है वो ये मिस्टेक हो जाती है। अपॉन 6, तो 6 इसका ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इससे ज़्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो 3y - 5/6 जो है वो इसका आंसर हो गया। तो बस इस माइनस का ख्याल रखना है, इस माइनस की वजह से जो है ये -3 हो जाएगा, और -2 और -3 -5 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है। उसने कहा है कि रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो x+2 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो x+1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उसका पेरीमीटर जो है वो 26 सेंटीमीटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पेरीमीटर हमें पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, और चूंकि ये रेक्टेंगल है तो अगर ये वाली साइड x+2 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, x+2 हो जाएगी। और अगर ये वाली साइड x+1 है तो ये वाली साइड भी x+1 हो जाएगी। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो इसका मतलब है कि मैं ये सारी साइड्स को ऐड करके इक्वल टू 26 करता हूँ, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x+2 x+1 x+2 x+1, ये 1x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, 4x हो गया। तो 4x, 2 + 1 3, 3 + 2 5 और +1 6 हो गया, इक्वल्स टू 26। और ये 4x इधर ही रहा, 6 को वहाँ भेज दिया, माइनस हुआ 20 हो गया। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 / 4 दैट इज 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई।
फिर उसने मुझे जो है वो एक वर्ड में जो है वो एक वो दी हुई है मतलब एक सिनेरियो दिया हुआ है, और वो वर्ड्स में दिया हुआ है, उसको बोला है मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो, इक्वेशन बनाओ। तो कह रहा है व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो मैंने नंबर को x सपोज कर लिया और उसमें से 9 को माइनस किया तो x माइनस 9 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो जो भी आंसर आया x माइनस 9 को उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा था वो 4 आ रहा था, तो इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, ये कह रहा था व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो फ्रॉम अ नंबर जो है वो x हो गया, और 9 उसमें से माइनस करूंगा तो x माइनस 9 हो गया, और x माइनस 9 का जो भी आंसर आ रहा था वो कह रहा है कि देन डिवाइडेड बाय 2, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, और अब जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया। ये -9 था, यहाँ आगे +9 हो गया, तो x की वैल्यू 17 आ गई। अब आप खुद सोच लो कि 17 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 8, 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। इसका मतलब है कि आपके बिल्कुल सही आपने का जो है वो कैलकुलस उसकी वर्किंग कर ली है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो। एक है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, नेक्स्ट है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है मेरे पास, और मुझसे कह रहा है साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपकी मर्जी आप एलिमिनेशन से करो, आपकी मर्जी आप सब्स्टिट्यूशन से करो। यहाँ जो है वो मेरे पास एलिमिनेशन से सॉल्व हुआ हुआ है। मैंने एक्स वेरिएबल पिक किया, एक्स के साथ एक जगह कोफिशिएंट 3 था, एक जगह 2 था, तो मैंने जो है पहले कोफिशिएंट सेम करना है, तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे वाली इक्वेशन को जो है वो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह मैंने लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x विल बी 6x, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4y विल बी प्लस 8y, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6 इक्वल्स टू 6 हो गया, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 6x हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -3y जो है वो -9y हो गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 15 हो गया। चूंकि दोनों के कोफिशिएंट अब सेम हो गए, तो अब मुझे साइन चेक करना पड़ेगा, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों का जब साइन पॉजिटिव होता है तो मुझे फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि नेगेटिव साइन आ जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव हो गया, इसका भी साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, और इसका साइन भी चेंज होकर नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए। 8 और 9 जो है वो अब ऐड हो जाएंगे, 17y हो गया, और 6 में से जब मैं 15 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा -9। और चूंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 डिवाइडेड बाय 17। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप फ्रैक्शन में ही लिख देना, तो अगर कैलकुलेटर है तो फिर डिवाइड कर लेना, तो ये -9/17 हो जाएगा। जब आप 9 को 17 से -9 को 17 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.53 आ जाएगा, और y की वैल्यू आपके पास -0.53 आ गई। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ उसने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया y की जगह पे, तो y की जगह पे जब मैं y की वैल्यू डालूंगा -0.53, तो ये माइनस से माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.53 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.56, और फिर ये 1.56 जो है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से जो है मुझे 1.56 को माइनस करना पड़ जाएगा। तो 5 में से जब मैं 1.56 को माइनस करूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 माइनस 1.56 विल गिव मी 3.44, और फिर ये 3.44 चूँकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 3.44 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3.44 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर कैलकुलेटर नहीं होगा, ये पेपर 1 में आएगा, तो तुम्हें फिर फ्रैक्शंस में रखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। तो 3.44 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी 1.72, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.72। और आपको पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की एक अच्छी बात यह है कि x और y की वैल्यूज़ आप वापस इक्वेशन में रख के वेरीफाई भी कर सकते हो, आपको दोनों वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। x की वैल्यू है 1.72, 1.72 भी डालो, y की वैल्यू डालो, और दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करो। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.72, y की वैल्यू आ गई -0.53। 162 को जो है वो एलसीएम की तरह डिवाइड किया, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3⁴। तो ये 1 मार्क का होता है, इसमें वर्किंग करके दिखा दो, और जो है वो इस तरह लिख लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो आपके पास 54 हो गया, और 54 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 162।